चलो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपनी क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज हमारी डेट है, आज डेट हो गई हमारी 8th 11th है आई थिंक। एनीवेज कुछ भी लिख देते हैं, 11th ऑफ मार्च 21। और चैप्टर चल रहा था 8th। बच्चे कह रहे हैं सर 8th है आज। ओके, ये लो 8th हो गई, हमारी 8th डेट हो गई। और चैप्टर चल रहा था हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज की क्लास के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इट मीन्स सर एनपीओ, जो हमारे एनपीओ होते हैं वो एक अलग अकाउंटिंग करते हैं। और वो किस चीज की अकाउंटिंग करते हैं? जितने भी उनके पास फंड्स आते हैं उनकी वो एक अलग अकाउंटिंग करते हैं। इट मीन्स जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी एक एनपीओ का, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स हमारे क्या होते हैं? एनपीओ। तो स्कूल वाले जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं वो तो ये करते ही हैं, ये उसके साथ इन एडिशन एक और अकाउंटिंग करते हैं जिसका नाम क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये क्या है अकाउंटिंग, ये आपने सीखनी है। पहले मैं आपको बता दूं, 12th क्लास के अंदर ये टॉपिक अलग से आता है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का एक अलग से टॉपिक आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। और फिर हमने बस सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर हमारा खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? पहला क्वेश्चन, सर फंड का मतलब क्या होता है? बेटा अगर हिंदी में बोलें तो फंड का मतलब होता है चंदा। चंदा इन द सेंस आपके स्कूल को किसी ने डोनेशन दी है, डोनेशन दी है, किसी ने पैसा दिया है, फंड्स दिए हैं, अलग अलग नाम है। कोई कहता है इसको चैरिटी दी है, दान दिया है, सारे नाम है। और कोई कहता है ये ग्रांट है। तो कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है, डोनेशन हो, फंड हो, चैरिटी हो या ग्रांट्स हो। इन शॉर्ट, आपको किसी ने पैसा दिया है। जो पैसा देता है वो होता है डोनर, जिसने पैसा आपको दिया है। और अगर आपकी एनपीओ है, यानी अगर आपका कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, तो आप कौन हो गए? डोनी। तो डोनर होता है देने वाला, और जिसको पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? डोनी। अब इसने आपको कुछ भी दिया है, कुछ पैसा दिया है, डोनेशन दी है। और मान लेते हैं इसने आपको 2 लाख रुपीज दिए हैं डोनेशन के। किसने दिए हैं? इस डोनर ने, इस सज्जन पुरुष ने। ये एक सज्जन पुरुष है, हाँ, क्योंकि इन्होंने हमें क्या दिए हैं? पैसे दिए हैं। किसको पैसे दिए हैं? हमारी एनपीओ। तो 2 लाख रुपए हमें मिले हैं। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि सर इस 2 लाख रुपए का एनपीओ किस तरह से अकाउंटिंग करेगा। कुछ लोग इस 2 लाख को डोनेशन बोलेंगे, कुछ लोग फंड्स बोलते हैं, चैरिटी बोलते हैं या ग्रांट बोलते हैं, ऑल हैविंग द सेम मीनिंग। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है? जब इसने 2 लाख रुपए दिए, यानी इस डोनर ने, इस सज्जन पुरुष ने 2 लाख रुपए दिए, तो हो सकता है वो इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा दे। मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या मतलब है। और हो सकता है वो इस पे कोई भी नो कंडीशन, कोई कंडीशन ना लगाए। जैसे स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब वो बताएगा कि इस पैसे को आपने स्पेसिफिक यूज करना है। वो बताएगा कि इस पैसे को क्या करना है? यूज। और कौन बताएगा? ये डोनर बताएगा। जो पैसा देता है वो बताएगा कि इस पैसे का क्या यूज करना है। जैसे हो सकता है वो
आपको 2 बातें बोल सकता है कि इस 2 लाख रुपए से आप असेट्स खरीदना। डोनर 2 लाख रुपए दिए और डोनर ने कहा इस 2 लाख से आपने क्या करना है, असेट्स खरीदनी है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, जैसे कोई फर्नीचर खरीदना है। जैसे अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली के अंदर जो हमारे सीएम हैं मिस्टर केजरीवाल, यहाँ पे लिख देते हैं आम आदमी पार्टी, आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो गवर्नमेंट है केजरीवाल सीएम, उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कुछ पैसा दिया है एज अ फंड या एज अ ग्रांट। कौन सी ग्रांट मिल रही है? ये गवर्नमेंट से मिल रही है। केजरीवाल दे रहा है स्कूल्स को, ग्रांट दे रहे हैं। और उन्होंने बोला सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर व्हाइट बोर्ड लगवाना है। यानी सर अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं जिसपे चौक से पढ़ाया जाता है। तो केजरीवाल जी ने कहा सारे स्कूल्स में क्या लगवाया जाए, व्हाइट बोर्ड लगवाया जाए। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया, चंदा दिया। तो स्पेसिफिक यूज है, केजरीवाल ने बताया है कि क्या यूज करना है, व्हाइट बोर्ड खरीदना है। और बताता हूँ, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोजेक्टर भी लगे हुए हैं। यानी सर ये स्पेसिफिक यूज है, इसके लिए ये पैसा यूज करो। तो आपको हल्का सा हिंट मिल जाना चाहिए, हाँ सर इस तरह से होता है। एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है एक्सपेंस। इट मीन्स कई बार आपको चंदा मिलता है, वो कहते हैं कि इसको खर्च करना है, कोई असेट नहीं खरीदनी, इसका खर्च करना है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट कहती है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इस दिन बच्चों को घुमाने ले जाया जाए राजघाट या लोटस टेम्पल, इस तरह से घुमाना ले जाए। और घुमाने में जो भी खर्चा होगा वो खर्चा कौन करेगा, वो दिल्ली सरकार करेगी। तो खर्चे के लिए पैसा मिल रहा है। और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ऐसा भी होता है, टूर्नामेंट फंड, आपको पैसा मिलता है टूर्नामेंट कराने के लिए। जैसे आईपीएल मैचेस हैं, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं तो वो क्या चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बाईजूस, बाईजूस ने पैसा दिया है आईपीएल के अंदर टूर्नामेंट कराने के लिए। तो आप ध्यान से देखना, प्लेयर्स की जो टी शर्ट होती है उस टी शर्ट पे भी लिखा होता है बाईजूस। यानी सर ये जो पैसा मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, टूर्नामेंट में खर्च करने के लिए। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूं फिर हम आएंगे इसकी अकाउंटिंग पर। ऐसे कई बार मिलता है आपको प्राइज, प्राइज फंड। यानी जो बच्चे अच्छा रिजल्ट आता है उनके लिए दिल्ली सरकार उनको प्राइजेस में लैपटॉप देती है, कुछ कैश प्राइजेस देती है। तो उसके लिए भी पैसा मिलता है। फंड का मतलब पैसा मिल रहा है किसके लिए, प्राइजेस के लिए। मैच फंड, कोई पर्टिकुलर मैच कराना है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, उसके लिए फंड मिला है, पैसा मिला है। स्पोर्ट्स फंड, बेटा ये सारी चीजें स्कूल्स को देती है सरकार, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी देती है, प्राइवेट स्कूल्स को भी देती है। मैं स्कूल्स के एग्जांपल हमेशा इसलिए लेता हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये चीजें देखी भी हो। तो आजकल इस तरह से पैसा मिलता है, मगर उसके साथ क्या लगी होती है, एक कंडीशन लगी होती है, स्पेसिफिक कंडीशन, कि इस पैसे को आप कहाँ यूज करोगे, या तो असेट्स खरीदोगे या कोई खर्चा खरीदोगे। और सबके लिए अलग अलग पैसा मिलता है। ये थी प्रैक्टिकल चीज। और सर लास्ट है, जब कोई भी कंडीशन नहीं लगी, यानी किसी ने आपको पैसा दिया, 2 लाख रुपए दिए और उसने कहा आप इस पैसे को कहीं भी यूज करो, फ्री है ये,
फ्री फॉर यूज, इस पैसे को कहीं भी यूज करो, ये पैसा आपका है, जो मर्जी करो। तो ये है हमारी फंड बेस अकाउंटिंग। अब हमें इसका ट्रीटमेंट सीखना है, हमें इसका ट्रीटमेंट सीखना है, और हमें इसका ट्रीटमेंट सीखना है। सर हमें अकाउंट्स के अंदर इन तीनों चीजों को कैसे पर्पस करना है। पैसा मिला, अगर कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो आप इसको बोलते हो अकाउंट्स में जनरल, जनरल डोनेशन। ये अकाउंट का वर्ड है आपके लिए, जनरल डोनेशन। अब मैं आपको तीनों की क्या सिखाऊंगा, अकाउंटिंग। दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स खत्म, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। आओ जरा मेरे साथ साथ, फटाफट अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत जल्दी आपको मैं समझा दूंगा 1 मिनट में। जैसे सबसे पहले मैं हल्का सा आपको रिकैप करा दूं। जब भी आपको कोई डोनेशन मिले, डोनेशन मिले, या आपको कोई फंड्स मिले, या आपको कोई ग्रांट मिले, तो पहले आपको देखना है क्या उसका पर्पस स्पेसिफिक है या नहीं है, या जनरल है। जनरल का मतलब कहीं भी यूज करो। अगर जनरल है तो आपने क्या करना है, आपने बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और आपको पैसा मिला है, इनकम है आपकी, तो आपने यहाँ पे इनकम साइड में दिखाना है कि हमें क्या मिला है, 2 लाख रुपए मिले हैं, जो फ्री है, कोई पर्पस नहीं है, फ्री में जहां मर्जी यूज करो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आपकी इनकम है। बट जब स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है तो आपका अकाउंट्स कहता है ये स्पेसिफिक है, इसलिए इसे कहाँ दिखाना है, लायबिलिटी साइड में दिखाना है इसको। ये सिंपल सा अकाउंट्स है। अब धीरे से और आगे लेके चलता हूँ। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, जनरल का मतलब क्या होता है और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक आपको यूज बताएंगे, डोनर बताएगा, क्वेश्चन बताएगा इस पैसे का क्या करना है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको रीड भी करवा देता हूँ एक बारी। पॉइंट नंबर 8, आराम से देखेंगे सर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन। पहले तो करते हैं, डोनेशन का मतलब क्या है। इट इज द अमाउंट डोनेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हमारी एनपीओ को। अमाउंट डोनेट करा है, या तो कैश में दिया है, या किसी ने कुछ सामान दिया है, उसे क्या बोला जाता है, डोनेशन। अब लिखा है डोनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक जनरल डोनेशन है, और एक कौन सी है, स्पेसिफिक डोनेशन। पढ़ते हैं जरा जनरल। व्हेन द डोनर, याद करो मैंने आपको बताया था आम आदमी पार्टी केजरीवाल, तो डोनर कौन है, गवर्नमेंट सरकार, दिल्ली की सरकार केजरीवाल। डज नॉट स्पेसिफाई एनी कंडीशन, उन्होंने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई है, किस चीज के लिए, फॉर यूजिंग द अमाउंट, यानी कोई भी कंडीशन नहीं है, जो मर्जी करो। इट इज नोन एज जनरल डोनेशन। ये है जनरल डोनेशन, और ये कहाँ चली जाती है, आपकी इनकम में चली जाती है, कोई यूज नहीं है। बट स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, इफ द डोनेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस क्लियर है कि इस पैसे का क्या करना है, से कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, रूम बनाना है, ग्राउंड में पेविलियन बनाना है, इसे क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक। मैंने और भी एग्जांपल बताए थे, जैसे व्हाइट बोर्ड खरीदना है, व्हाइट बोर्ड खरीदना है, प्रोजेक्टर खरीदना है, टूर्नामेंट कराना है स्कूल के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक डोनेशन हमारी कहाँ चली जाती है, लाइबिलिटी साइड। तो मैंने आपको रीड करा दिया, अब हम चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 11, अब पढ़ रहे हैं हम फंड बेस अकाउंटिंग, ये क्या चीज है। तो ये अकाउंटिंग अब मैं आपको जरा सिखाना चाहता हूँ, फंड बेस अकाउंटिंग की। तो हमारा एक ट्रीटमेंट तो खत्म, अब हम चलते हैं आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसको बोला जाता है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये एमसीक्यूज के अंदर बच्चे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको एमसीक्यू में बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। ये एक एमसीक्यू है। रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इस पैसे पे क्या लगी है? रिस्ट्रिक्शन। और इसको बोला जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। यानी सर इस पैसे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पैसे को कहीं भी यूज करो। तो एमसीक्यूज के अंदर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड। तो अब हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, यानी जिस पैसे पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आप बोल सकते हो स्पेसिफिक यूज। स्पेसिफिक यूज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर भी दो थे, एक था असेट और एक था एक्सपेंस। दोनों सिंपल सी बातें हैं, मीनिंग समझते हैं जरा क्या है एक एग्जांपल के थ्रू। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। आप देखना इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ। इस फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग में मेरे पास एक फंड था जिसका नाम था टूर्नामेंट फंड। यानी सर टूर्नामेंट के लिए मुझे क्या मिले थे? पैसे मिले थे। ओपनिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था टूर्नामेंट फंड का। इट मीन्स किसी ने मुझे पैसे दिए होंगे टूर्नामेंट कराने के लिए, 1 लाख रुपए पहले से पैसे पड़े हुए थे। इस साल क्या हुआ? इस साल मुझे और पैसा मिला, यानी मुझे और डोनेशन क्या हुई? रिसीव हुई। डोनेशन रिसीव कितनी और रिसीव हुई? मान लेते हैं 3 लाख रुपए और मिले। तो फंड कहता है पहले से फंड में कितना पैसा पड़ा था? 1 लाख। 3 लाख रुपए और पड़े हुए हैं, इसको मैं क्या करूंगा? प्लस। टोटल कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए। अब कई बार ऐसा होता है, आप एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास 4 लाख रुपए पड़े हैं और इस 4 लाख रुपए से मैंने क्या करा? मैंने इस 4 लाख रुपए से बाहर जाके एफडी खरीद ली। एफडी का मतलब है जैसे मैंने टूर्नामेंट फंड का जो पैसा था उसे क्या कर दिया? कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं भी कर दी। मेरे पास कितना पैसा पड़ा है? 4 लाख। मैंने 4 लाख की क्या कर दी? कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दी। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कराते हैं? बैंक में। पैसा पड़ा है, क्या पैसा खराब हो जाएगा रखे रखे? तो हमने क्या करा? इसको इन्वेस्ट करा दिया। और इसके आगे ऐसे लिखा हुआ था 10%। आप सब बच्चों को पता है ये जो आगे लिखा होता है दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 लाख पहले से था, 3 लाख रुपए और मिले मुझे टूर्नामेंट कराने के लिए। इस सारे पैसे को मैंने बैंक में क्या करा दिया? इन्वेस्ट करा दिया। बैंक उस पे मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? मान लेते हैं मोटा मोटा 40,000। इसका मतलब आपको कुछ इनकम भी होगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कुछ इनकम भी होगी। वो इनकम क्या हो सकती है? वो इनकम का एक एग्जांपल तो मेरे सामने आ गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितने की इनकम हुई है आपकी? 40,000 रुपए की। मंथ्स वंस हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी इनकम होती है आपको, तो उस इनकम को भी आपने क्या करना है? प्लस करना है। कहाँ पे? इस फंड के अंदर। तो फंड के अंदर 1 लाख था, 3 लाख था। इन्वेस्टमेंट की अभी अलग रखी हुई है हमने इन्वेस्टमेंट। और 40,000 भी क्या हो जाएगा? इसमें प्लस हो जाएगा। और सर किराया किस चीज के लिए मिला है ये पैसा? ये पैसा मिला है टूर्नामेंट फंड के लिए। अगर आपने कुछ खर्चा करा, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कुछ एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया। किस चीज पे खर्चा कर दिया? इस टूर्नामेंट फंड को पैसा खर्चा कर दिया। यानी आपने अपने स्कूल में टूर्नामेंट करवा दिया
और उस पैसे पे आपका खर्चा हो गया, मान लेते हैं 3,70,000 रुपए आपका खर्चा हो गया टूर्नामेंट करवाने में। तो 3,70,000 का खर्चा हो गया और इस एक्सपेंस को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। कहाँ से माइनस कर दोगे, इस फंड से। तो फाइनली आपके पास लास्ट में कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग। अब जरा अगर मैं इन्वेस्टमेंट को छुपा दूं तो आप लॉजिक जरा समझो। 1 लाख का फंड था, 3 लाख और मिले, 4 लाख। इनकम और प्लस कर दी मैंने 40,000, तो कितना हो गया, 4,40,000। उसमें से खर्चा मैंने माइनस कर दिया। 4,40,000 में से अगर 3,70,000 चले गए तो फाइनली आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा। तो आपके पास, जल्दी जल्दी बताओ, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना बचा। ये बचा सर आपके पास 70,000। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब दिक्कत ये है कि सर इसे हमें प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन पे जरा समझे, इन्हीं फिगर्स को लेके चलते हैं जरा पीछे। मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। आपको अपने आप समझ आएगा कि सर इसकी प्रेजेंटेशन हमें पेपर में कैसे करनी है। और फिर हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर। जैसे आपने क्या करना है, ये है आपकी बैलेंस शीट। और ये कौन सी बैलेंस शीट है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर देखो आप किस तरह से दिखाओगे, यहाँ पे दिखाओगे लायबिलिटी साइड। प्रेजेंटेशन ध्यान से समझना। आप लिखोगे टूर्नामेंट फंड, यहाँ पे आपने लिखा टूर्नामेंट फंड। अब उसकी कैलकुलेशन देखो। आप पहले लिखोगे आप ओपनिंग में कितना था। अगर आप बच्चों को याद हो तो ओपनिंग में था 1 लाख। फिर आप लिखोगे क्या प्लस, क्या इस साल कोई और भी डोनेशन मिली, यस। कितनी डोनेशन मिली, 3 लाख। ये आपकी क्या हो गई, टूर्नामेंट फंड में ऐड कर दिया। फिर आपने क्या करा था, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी क्या बन जाती है, असेट्स बन जाती है। तो मैंने यहाँ दिखाया 10%, शॉर्ट में लिख देता हूँ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट कर दिया। अगर फिगर्स याद हो तो असेट बन गई हमारी। हमने कहीं पे पैसा लगा रखा है 4 लाख रुपए। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। मैंने आपको कहा इंटरेस्ट भी हमारी क्या है, इनकम। तो वो भी आ जाएगी यहाँ पे। कितना इंटरेस्ट मिला, 40,000। और अगर कोई एक्सपेंस हुआ, फाइनली आपने टूर्नामेंट करा दिया था और टूर्नामेंट के ऊपर आपका खर्चा हुआ था माइनस में, कितना हुआ था, 3,70,000। जहां तक मुझे याद है ये खर्चा हुआ था। तो फाइनली टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा था, क्लोजिंग बैलेंस बचा था 70,000। तो दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। इस तरह से आपको प्रेजेंट करके दिखाना है। अगर मैं एक नोट लिख दूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा नोट क्या कहता है। नोट कहता है कि जब भी आपको कोई पैसा मिलता है, कोई फंड मिलता है और उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है, स्पेसिफिक यूज होता है, तो उस फंड का क्या करना है। कोई भी इनकम होगी, वो इनकम उस फंड में क्या करोगे, आप प्लस करोगे। कोई भी इनकम होगी। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस आप क्या करोगे, उस फंड में से माइनस करोगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है ये। और अब मैं आपको अपने असाइनमेंट्स के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, तब आपको और क्लियर हो जाएगी बात कि सर क्या करना है। एक बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का मैं आंसर भी दूंगा। बच्चा ये कहता है कि सर मान लो जब आप खर्चा करने बैठे, यानी आप टूर्नामेंट आपने कराया अपने स्कूल में और उस पे हुआ खर्चा, और अगर वो खर्चा 6 लाख रुपए हो गया, सोचना आप ध्यान से,
टूर्नामेंट करा रहे हो आप अपने स्कूल में और उसमें खर्चा हो गया 6 लाख रुपए। सर अब क्या करेंगे? अब आप मेरे साथ ऊपर क्वेश्चन देखो, मेरे पास पहले से कितना पैसा पड़ा था? 1 लाख। इस बार और कितनी डोनेशन मिली है? 3 लाख। क्या कोई इनकम हुई थी? यस, 40,000। यानी सर मेरे पास तो टोटल पैसा पड़ा है 4,40,000। और सर आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस क्या होते हैं? माइनस। खर्चा कर दिया 6 लाख रुपए। तो सर आप तो नेगेटिव में चले गए। बेटा नेगेटिव में पता है कितने चले गए आप? 1,60,000 आपकी जेब से चला गया। और ऐसा हो सकता है कि आपकी जेब से चला जाए। इस केस में सर अब हमें इसे कहाँ दिखाएंगे? अभी तो आपने लायबिलिटी साइड में दिखाया था, बट इस केस में आप कहाँ दिखाओगे? इस केस में आप दिखाओगे इसको एक्सपेंस में। खर्चा ज्यादा हो गया है ये। एक्सपेंस का मतलब है आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यहाँ दिखाना है टूर्नामेंट एक्सपेंस। खर्चा दिखाओगे आप 1,60,000। इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन फंड, तो जो बैलेंस बचता है वो कहाँ चला जाता है? वो एक्सपेंस में ही जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। बट पहले मैं चाहता हूं अगर आप में से किसी के डाउट्स हैं तो फटाफट मुझे मैसेज कीजिए डाउट के लिए, फिर हम चलेंगे आगे। एनी डाउट्स? तो अब मैं आपके साथ अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेन क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, आपकी पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सर हमें इसका करना क्या है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। पहले आराम क्वेश्चन समझते हैं, बट मैं आपको चलो यहीं से स्टार्ट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये वो हमारा मेन असाइनमेंट है जो मैंने आपको बताया था। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए एनपीओ। और थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। हाँ जी बेटा, फिगर्स को बहुत आराम से पहले पढ़ लो बिकॉज ये मेन क्वेश्चंस हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ये बैलेंस शीट की आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च को। यहाँ लिखा है आपके पास टूर्नामेंट फंड था 1.5 लाख रुपए का। आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी। इन्वेस्टमेंट कर दी 1,50,000 की। इनकम हुई है आपको इस बार, इनकम हुई है टूर्नामेंट फंड से। कितनी इनकम हुई है? 18,000। और एक्सपेंस हुआ है, टूर्नामेंट के ऊपर खर्चा हुआ है 12,000। नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बताना चाह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आपकी इनकम है इंटरेस्ट टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे 6,000 का इंटरेस्ट अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है टूर्नामेंट फंड पे 6,000। इसका मतलब सर ये जो इनकम है, ये इनकम तो आपको कैश में मिली हुई है 18,000। 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। देखा जाए तो मेरी टोटल इनकम पता है कितनी हुई? 18,000 तो सर कैश में मिली है और 6,000 अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो मेरी टोटल इनकम हो गई है मेरी 24,000। अब हम इस क्वेश्चन को जरा प्रेजेंटेशन करते हैं। फंड बेस अकाउंटिंग, आपको नाम से पता लग जाएगा कि सर ये फंड किसके लिए मिला है? टूर्नामेंट। इसलिए हमें क्या करना है? फंड बेस अकाउंटिंग सीखनी है। आ जाओ जरा मेरे साथ साथ। यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपने असाइनमेंट का, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। और मैंने बनाई यहाँ बैलेंस शीट। सीधा बैलेंस शीट बनाओगे आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट 31 मार्च 2018। देखो जरा बैलेंस शीट के अंदर अब
ये एक एनपीओ की बैलेंस शीट बन रही है। ये लायबिलिटी साइड है और ये है असेट साइड। सबसे पहले देखते हैं टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1,50,000। तो ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000। नीचे लिखा है टूर्नामेंट फंड आपने इन्वेस्ट करा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करी है 1,50,000 की। और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा दी, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और ये कितनी आ गई, 1,50,000। आगे चलते हैं। इनकम हुई है आपको, कोई इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कितना इंटरेस्ट मिला है, 18,000। मैंने आपको बताया था इनकम क्या हो जाती है, प्लस हो जाते हैं। जितने भी फंड होते हैं उसमें इंटरेस्ट की इनकम क्या हो जाती है, प्लस। तो ये आपको एक इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है, 18,000। मगर नीचे लिखा था कि सर कुछ इंटरेस्ट अभी भी एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, कितना है, 6,000। तो सर ये भी मैं क्या कर दूंगा, प्लस, क्योंकि ये भी पैसा मुझे मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, 6,000। और आगे चलते हैं। ये वाले इंटरेस्ट कैश में मिल चुका है और ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। कोई भी इनकम हो प्लस करनी है। क्या कोई खर्चा हुआ है, यस। और खर्चा आपने क्या करना होता है, माइनस। तो एक्सपेंस कितना है, 12,000। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया, देखें जरा कितना आ गया, 18 और 6 24 में से 12 गए, 12,000। तो ये आंसर आ गया 1,62,000। दिस इज कॉल्ड टूर्नामेंट फंड क्लोजिंग बैलेंस। अभी भी इस फंड में कितना बैलेंस पड़ा है, 162। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एक बच्चा कहता है, सर आपने हमें स्टार्टिंग से सिखाया है एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट पड़ते हैं। स्टार्टिंग से मैंने बताया एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट पड़ते हैं। एक इफेक्ट तो सर हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, बेटा आप खुद सोचो। एक इंटरेस्ट इनकम है आपकी और आउटस्टैंडिंग है, जल्दी बताओ आउटस्टैंडिंग इनकम लायबिलिटी में आता है या असेट में आता है, खुद सोचो आप। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट होती है या हमारी लायबिलिटी होती है, आप सब बच्चों ने सोचना है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ। बेटा अनुष्का कहती है लायबिलिटी। बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम लायबिलिटी होती है या असेट होती है? एक बच्चे ने आंसर दिया है, ज्योति कहती है सर असेट होती है। अनुष्का असेट, हाँ सर असेट होती है। बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी असेट होती है। यहां लिखा जाता है एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग इनकम दिखानी पड़ेगी 6,000 रुपए। तो अब अपने आप इसका डबल इफेक्ट पड़ गया, एक बार यहाँ भी आ गई और एक बार यहाँ भी आ गई। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। बैलेंस शीट टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे पॉइंट्स बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। इससे पहले हम कर देते हैं थोड़ा सा जूम। ये भी हमारा मेन क्वेश्चन है असाइनमेंट का। शो द ट्रीटमेंट of the following transactions while prepare final accounts of NPO for the year ending 31st March 2018। और क्वेश्चन को देख के पता लग गया, टूर्नामेंट फंड, यानी सर ये जो फंड मिला है ये किसके लिए मिला है, टूर्नामेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। डेट ध्यान से देखो कब मिला है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2017। जैसे मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, ये नंबर लाइन से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और फिर मैं आप बच्चों की लूंगा डाउट्स। 1 अप्रैल 2017 और एंड कब होगा, ये एंड होगा हमारा 31 मार्च 2018। ये हमारा ईयर एंड हो जाएगा। अब हुआ क्या,
इस दिन आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। इस दिन ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना पड़ा हुआ था? 60,000। टूर्नामेंट फंड में 60,000 रुपए पड़ा हुआ था। टूर्नामेंट फंड पे खर्चा हुआ 1,20,000 का। तो आपको पता है खर्चा क्या हो जाता है? माइनस। इस साल आपने खर्चा करा 1,20,000 का। और आगे चलते हैं। डोनेशन रिसीव हुई है और पैसा मिला टूर्नामेंट फंड के नाम से ड्यूरिंग द ईयर। इस साल और पैसा मिला। और कितना पैसा मिला? 7,500। और पैसा मिला है तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये इस बार आपको डोनेशन क्या हुई है? और रिसीव हुई है। तो मैंने रिसीव वाले अमाउंट को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 9% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एज एट 1 अप्रैल 2017। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी थी? 37,500। बहुत ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल को पहले से पड़ी थी 37,500। यानी मैं इस दिन बताऊंगा, इस दिन ओपनिंग में आपके पास एक टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी पड़ी थी। वो पड़ी थी 37,500। और उसका इंटरेस्ट रेट कितना था? 9%। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे आपको इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए। खुद सोचो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करी है तो उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का निकालोगे? उस पे इंटरेस्ट पूरे के पूरे 12 महीने पे। तो वो आपको चाहते हैं कि आप इंटरेस्ट उनको निकाल के दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट है 37,500 और वो चाहते हैं इस पे इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कितना था? 9%। और कितने महीने का? अप्रैल की है, कितने महीने का? 12 महीने का। तो जरा 12 महीने का हम इस पे इंटरेस्ट निकालें, कितना आता है? ये रहा कैलकुलेटर। 37,500 का 9%, ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया है हमारे पास 3,375। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 37,500 का 9%। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आना चाहिए 3,375। इतना पैसा आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट का। देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना हुआ है? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे रिसीव्ड कितना है? 2,500। इसका मतलब सर ये तो एक हिडन एडजस्टमेंट बन गई। ध्यान से देखना। कैश में कितना मिला है? कैश में मिला है 2,500। तो बाकी का सारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक पैसा आपको नहीं मिला। और कितना नहीं मिला? 875। तो ये आपने दिमाग लगाना है कि सर आउटस्टैंडिंग अभी तक कितना नहीं मिला? 875। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में आपने आउटस्टैंडिंग खुद कैलकुलेट करा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरे असाइनमेंट्स के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं। आपने बहुत ध्यान से समझना होता है कि बस सर मतलब क्या है। इतना कैश मिला, बाकी क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारी टोटल क्या है? इंटरेस्ट की इनकम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकम भी क्या हो जाती है? प्लस इनकम। इंटरेस्ट की इनकम और इनकम हमारी दोनों मिला के कितनी इनकम है? 3,375। बस हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम जरा अपने इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे साफ पता लग रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। देखो जरा, मैं क्वेश्चन थर्ड आपको करके दिखाता हूँ एक बारी। आए जरा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस टूर्नामेंट फंड का कितना था? ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 60,000 का, ये था ओपनिंग बैलेंस। प्लस क्या इस बार कोई और डोनेशन रिसीव हुई आपको? कोई और डोनेशन रिसीव्ड? यस। कितनी डोनेशन रिसीव हुई थी मुझे? 7500 की। क्या कोई इंटरेस्ट की कोई इनकम भी थी? यस। क्या कोई आउटस्टैंडिंग भी था, एक्रूअल भी था? यस। तो टोटल कितना था? 2500 का इंटरेस्ट की इनकम थी और 875 आउटस्टैंडिंग था। टोटल इंटरेस्ट आ गया ये। क्या कोई खर्चा हुआ था? यस। एक्सपेंस भी हुआ था। एक्सपेंस क्या कर दिया? माइनस। और एक्सपेंस थे 1,20,000। और सर जैसे ही हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो फाइनली आपका आंसर पॉजिटिव में नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। आ जाओ जरा। 60,000 7500 प्लस 2500 प्लस 875 माइनस 1,20,000। तो आपका फाइनली आंसर आ रहा है 49125। इसका मतलब, वेरी गुड ज्योति, इसका मतलब सर ये आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब आपको इसे कहाँ दिखाना है? एक्सपेंस में, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। यहाँ पे आएगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 49125। खत्म। अब सर उन्होंने लिखा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो क्वेश्चन, उन्होंने लिखा था प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल का मतलब होता है आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं आपको जरा यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ कि सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट थी, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास, कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 37,500 की। इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होती है? असेट होती है। और इस साल कुछ इंटरेस्ट एक्रूड भी था, आउटस्टैंडिंग भी था। आउटस्टैंडिंग कितना था? 875। तो ये आउटस्टैंडिंग कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। बेटा फटाफट, एनी डाउट्स? अब हम आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। ये मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 26 है, एमसीक्यू। आराम से समझेंगे सर एमसीक्यू क्या कह रहा है। इसको हल्का सा कर देते हैं जूम। अब आ जाओ मेरे साथ। पहली सबसे इंपॉर्टेंट फीड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड। बस आपको पेपर में पता लग जाएगा कि वो आपसे फंड बेस अकाउंटिंग पूछ रहे हैं, क्योंकि फंड किसके लिए मिला है? प्राइस के लिए। तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि सर फंड बेस अकाउंटिंग है। ओपनिंग में बैलेंस पड़ा था 32,800, ये तो सर प्लस हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव हुई है टुवर्ड्स दिस फंड 15,400, ये भी पैसा क्या हो जाएगा? ये भी पैसा प्लस हो जाएगा। अमाउंट स्पेंड, खर्चा करा है। खर्चा किस पे करा है? प्राइजेस पर। जब मिला है प्राइस के लिए फंड तो खर्चा भी कहाँ होना चाहिए? प्राइजेस पे। और खर्चा क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है माइनस। इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी इनकम हो, कितनी इनकम है? 4,000। कोई भी इनकम हो उसे क्या करते हैं? प्लस। क्वेश्चन में पूछा है आपसे क्लोजिंग बैलेंस बताएं, प्राइस फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? हमारा कैलकुलेटर कहाँ गया? ये रहा। बेटा आंसर बताओ क्या आएगा? सिंपल सर, फंड बेस अकाउंटिंग है। ओपनिंग था 32,800, 15,400 और डोनेशन मिल गई। खर्चा कितना कर दिया? 12,300 मैंने माइनस कर दिया और इंटरेस्ट मिला है 4,000।
प्लस कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 39,900। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ आनी चाहिए। इन शॉर्ट, इनकम प्लस होती है और एक्सपेंस माइनस होता है फंड के अंदर से, बस कहानी खत्म। और एक क्वेश्चन इसमें और था, ये लो बेटा, ये क्वेश्चन अब आप सब बच्चों ने आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक और एमसीक्यू आ गया। कह रहे हैं मैच फंड है, मैच का फंड है, बताओ मैच का खर्चा और मैच की इनकम कहाँ जाएंगी। आप आंसर बताओगे। आप खर्चा और इनकम कहाँ जाएंगी, मैं चेक करता हूँ, फटाफट आंसर बताएं। इनकम ए या असेट साइड में जाएगा या लाइबिलिटी साइड में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में जाएगा। बस एक ज्योति का आंसर आया है। बेटा बाकी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो। अभी बताया था मैंने आपको, इनकम लाइबिलिटी, इनकम प्लस हो जाती है और खर्चा माइनस हो जाता है। कहाँ से माइनस हो जाता है? फंड से। और ये फंड कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है लाइबिलिटी साइड। सो करेक्ट आंसर इज ज्योति और अनुष्का का आंसर ठीक था। लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा मैच फंड। और देखते हैं सर इसके और क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर के अंदर। और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जरा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं जनरल डोनेशन है। जनरल का मतलब विदाउट एनी यूज, मतलब कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। जनरल डोनेशन कहाँ जाता है एनपीओ में? बेटा जनरल डोनेशन नॉर्मल इनकम होती है, इनकम होती है, इसलिए वो कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में। नॉर्मल इनकम है, तो करेक्ट आंसर इज ए। बेटा दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। क्वेश्चन 11। अब स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा कहाँ चली जाती है? लाइबिलिटी साइड में चली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज सी। इस तरह से हमारी ये भी सारी बातें खत्म हो गई हैं। और इसके अंदर क्वेश्चंस, मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस कराने थे मुझे इसमें। बस लास्ट 5 मिनट्स लेंगे क्लास के। इससे सर ये पता चल गया हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि सर एक तो जनरल डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है, जनरल डोनेशन ये पढ़ लिया हमने, इसका क्या ट्रीटमेंट है। फिर हमने ये पढ़ लिया कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फंड होता है, मगर वो फंड किसके लिए पड़ा है? हमने सिर्फ एक्सपेंस के लिए, खर्चे के लिए कोई फंड मिला है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेसिफिक फंड, अगर पैसा मिला है मगर किसके लिए मिला है? असेट्स के लिए मिला है। यानी इससे अब आप क्या खरीदोगे? असेट खरीदोगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, बस इसके अंदर एक हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज, बिल्कुल सेम रहेगा एक्सपेंस की तरह, हल्का सा चेंज है। किसी से मुझे पैसे मिले 5 लाख रुपए और उसने कहा कि आप क्या करो, इससे बिल्डिंग खरीदोगे। किसी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, तो मैं पता है एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा, मेरे पास पैसा आया 5 लाख रुपए। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है इसकी तरह, एक्सपेंस की तरह, बस मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ। 5 लाख रुपए आया, और किस नाम से आया? ये आया बिल्डिंग के नाम से, तो बिल्डिंग फंड। मेरे पास 5 लाख रुपए आए, मगर मुझे उससे क्या खरीदनी है? मुझे उससे बिल्डिंग खरीदनी है। अब इस पैसे से मैंने बिल्डिंग खरीद ली। जब मैं बिल्डिंग खरीदता हूं तो नॉर्मल एंट्री पता है क्या होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मल एंट्री बता रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल्डिंग परचेज।
अब मुझे मिले थे 5 लाख रुपए, मगर मैंने बिल्डिंग खरीदी सिर्फ 4 लाख रुपए की। तो एंट्री हो गई बैंक बिल्डिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब मिले थे 5 लाख, बिल्डिंग खरीदी है 4 लाख की। अब इसमें ध्यान से एक और एंट्री, 5 लाख का बिल्डिंग फंड था, मगर 4 लाख की तो बिल्डिंग खरीद ली, तो फंड में कितना पैसा बचेगा? 1 लाख। मैं आपको जरा बैलेंस शीट दिखाता हूँ, ध्यान से देखना बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट है बेटा। बिल्डिंग फंड में 5 लाख दिख रहे हैं, 5 लाख दिख रहे हैं। अगर हम एंट्री को देखें तो बिल्डिंग में कितने दिख रहे हैं? 5 लाख। मैं सिर्फ अभी इन दो एंट्री की बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ आपको। इस एंट्री में बिल्डिंग फंड दिख रहा है 5 लाख, बैंक था 5 लाख, बिल्डिंग है 4 लाख। यानी सर इधर बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग हमारी असेट होती है। बिल्डिंग कितने की है? 4 लाख। और आप ध्यान से देखो, हमारे पास बैंक में कितना पैसा बचा? 5 लाख आया था, उसमें से 4 लाख तो खरीद लिया, तो बैंक में कितना बचा? 1 लाख। क्या सर हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है? यस, हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। मगर क्वेश्चन ये है कि सर बिल्डिंग का पैसा मिला था 5 लाख का, उसमें से 4 लाख की तो बिल्डिंग आपने खरीद ली, तो बिल्डिंग फंड का पैसा कम क्यों नहीं हो रहा? तो अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, इसमें से जितने की बिल्डिंग खरीद ली, कितने की बिल्डिंग खरीद ली? 4 लाख की, वो पैसा मैं इसमें से कम कर दूंगा। यानी सर मेरे पास बिल्डिंग फंड में पैसा कितना बचना चाहिए? लॉजिकली कितना बचना चाहिए? 1 लाख। तो मैंने 4 लाख इसमें से कम कर दिया। अब सर ये तो बात समझ गए कि बिल्डिंग फंड में 1 लाख बचना चाहिए, 4 लाख खत्म। मगर सर बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, यहाँ 1 लाख है और यहाँ 5 लाख है। कुछ ऐसा करो जिससे सर हमारी बैलेंस शीट तो टैली करे। यहाँ भी 5 लाख है और सर यहाँ भी 5 लाख आना चाहिए। कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ 5 लाख आ जाए। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये लॉजिकली इसमें से 4 लाख हटना चाहिए। बिल्डिंग फंड में कितना बैलेंस आना चाहिए? 1 लाख, क्योंकि 4 लाख की हमने बिल्डिंग खरीद ली। सर नया क्या सीखेंगे? नया सीखेंगे यहाँ पे कैपिटल फंड। सर एक नया फंड आ जाएगा जिसमें कितना पैसा पड़ा है? 4 लाख। बेटा ये कैपिटल का मतलब होता है जनरल फंड। इसके अंदर कितना पैसा पड़ा है? 4 लाख। आप इस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हो। क्या बैलेंस शीट हमारी टैली हो रही है? यस। मैं अब आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ। बिल्डिंग फंड में से मुझे 4 लाख माइनस करने हैं। एंट्री जरा ध्यान से देखें। बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट। मैंने बिल्डिंग में से कितना माइनस कर दिया? फंड में से 4 लाख। मीनिंग समझना, 5 लाख का फंड था, बिल्डिंग खरीदी 4 लाख की, तो फंड में से मैंने 4 लाख हटा दिया। मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। माइनस का मतलब क्या कर दिया? मैंने डेबिट। और ये पैसा सर मैंने एक अलग से फंड बना रखा है जिसका नाम होता है कैपिटल फंड। उसके अंदर ये पैसा मैंने डाल दिया। कैपिटल फंड के बारे में हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इतना बता देता हूँ, कैपिटल फंड का मतलब होता है जनरल फंड। यानी सर ये पैसा आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये फ्री पैसा है। तो ये पैसा मैंने उठा के कहाँ डाल दिया? मैंने डाल दिया कैपिटल फंड के अंदर। तो इस तरह से हमारा एक कैपिटल फंड एक नया आ जाता है। इसके अंदर जो पैसा पड़ा है उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां मर्जी यूज करो। मगर जो इसमें पैसा पड़ा है, इस 1 लाख से आपको बिल्डिंग ही खरीदनी पड़ेगी। तो दोनों में पैसा है। 1 लाख के अंदर भी पैसा है, बट कंडीशन लगी हुई है बिल्डिंग खरीदोगे। इस 4 लाख में भी पैसा है, मगर कोई कंडीशन नहीं है, जहां मर्जी यूज करो। तो ये हमारा एक असेट का भी तरीका होता है, किस तरह से हम फंड बेस अकाउंटिंग करते हैं।
मुझे अब आप बच्चों के साथ बस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फंड बेस अकाउंटिंग के बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करना, बिकॉज़ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म होता है। मैं अलग से 1-2 वीडियो सेपरेट बना दूँगा, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए कि इस फंड बेस अकाउंटिंग में किस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कमांड कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।